इस क्लास में हम बात करते हैं बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन है क्या, ये बफर सॉल्यूशन कैसे वर्क करता है, इस टॉपिक के बारे में हम बताएंगे। और बफर सॉल्यूशन का पीएच हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी आज हम आपको इस क्लास में बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन विच हैज़ कांस्टेंट पीएच व्हेन एडेड स्मॉल अमाउंट एसिड और बेस। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच क्या रहे, फिक्स रहे, जब हम उसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस को क्या करें, ऐड करें, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बफर। बफर का मतलब समझ जाना आप कभी भी, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच क्या रहे, रेजिस्ट रहे, जिसमें हम स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस को ऐड करें। अब जो बफर सॉल्यूशन होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है बफर सॉल्यूशन जो सिंगल सब्सटेंस से बनाया जाता है, एक बफर सॉल्यूशन होता है जो मिक्स सब्सटेंस से बनाया जाता है। फिर से बता रहा हूँ, जो बफर सॉल्यूशन होता है वो दो टाइप का होता है। एक ऐसा सॉल्यूशन जो सिंगल सब्सटेंस से बने, और एक ऐसा सॉल्यूशन जो क्या बने, डबल सब्सटेंस से बने या डब मिक्सर से बने। तो आपको पता चल गया दो टाइप के होते हैं बफर सॉल्यूशन। जो सिंगल सब्सटेंस का बफर सॉल्यूशन होता है वो किस टाइप का होता है, तो आप इसमें एक ध्यान रखना, ये इस टाइप का सॉल्यूशन होता है जिसमें वीक एसिड और वीक बेस होता है। इसमें वीक एसिड और वीक बेस होता है। तो ऐसे का जो सॉल्यूशन होता है उसी को हम बोलते हैं सिंगल सब्सटेंस बफर सॉल्यूशन। क्लियर, समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, बफर सॉल्यूशन दो टाइप से होते हैं, एक सिंगल सब्सटेंस और एक मिक्स सब्सटेंस। जो सिंगल सब्सटेंस का बफर सॉल्यूशन होता है वो कंटेन करता है एक वीक एसिड और एक वीक बेस। जैसे एग्जांपल के अकॉर्डिंग देखा जाए, जिसे हम कहते हैं अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट, जैसे मैंने बोला अमोनियम एसीटेट, ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है अमोनियम एसीटेट का। अगर आप इसमें देखोगे तो वीक एसिड होता है और वीक ही क्या होता है, बेस होता है। वीक ही क्या होता है, इसमें बेस होता है। वीक एसिड होता है और वीक बेस होता है। इन दोनों को मिलाते हैं इक्विमोलर में, तब जाके हमारे पास क्या बनता है, एक सिंगल सब्सटेंस बफर सॉल्यूशन जो एक्ट करता है एक बफर सॉल्यूशन के जैसे। फिर जो हमारा सेकंड पार्ट आता है मिक्स। तो मिक्स में हमारे पास, जैसे मैं तो ये लिख दिया भाई, ये कौन सा होता है, सिंगल सब्सटेंस बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन। अब आता है मिक्स सब्सटेंस बफर सॉल्यूशन। मिक्स सब्सटेंस बफर सॉल्यूशन। अब ये होता है दो टाइप का, एक होता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर, और दूसरा होता है बेसिक बफर सॉल्यूशन। एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन और एक बेसिक बफर सॉल्यूशन। अब एसिडिक बफर सॉल्यूशन की हम कैसे पहचान करेंगे, इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन ए मिक्सर इज कंटेन वीक एसिड एंड ए साल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। आप ये कह सकते हो, हम इसको डिफाइन करें तो इसकी पहचान कैसे रखोगे एसिडिक बफर को, इसमें एक ए साल्ट सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या प्रेजेंट होता है उसमें, स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट होता है। अब बेसिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है, ए साल्ट सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो आपको दोनों का डिफरेंस पता चल गया है। एसिडिक बफर किसको बोलते हैं, एक ऐसा साल्ट सॉल्यूशन जिसमें वीक एसिड हो, स्ट्रॉन्ग बेस हो। और बेसिक बफर किसको बोलेंगे, एक ऐसा साल्ट सॉल्यूशन जिसमें वीक बेस हो, स्ट्रॉन्ग क्या हो, एसिड हो। अब जैसे हम इनका एग्जांपल ले, अगर हम इनका एक एग्जांपल ले, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर इसमें एक और पॉइंट है, ये तो आपको पता चलेगा, इसमें एक और छोटा सा और अच्छे से डिफाइन अगर करना चाहे तो हमारे पास यहाँ पर एक अलग से वीक एसिड और लिख देना, और यहाँ पर क्या लिख देंगे,
वीक बेस लिख देंगे। अगर हम इसकी एक नई डेफिनेशन बनाएं, एसिडिक बफर की और बेसिक बफर की एक नई डेफिनेशन बनाए, तो जो एक्यूरेट डेफिनेशन कहलाई जाएगी वो क्या होती है? तो आप इसको ऐसे डिफाइन करें, ए सॉल्यूशन ऑफ मिक्सर वीक एसिड एंड ए साल्ट सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। बेसिक बफर क्या रहेगा? ए सॉल्यूशन कंटेन वीक बेस एंड ए साल्ट सॉल्यूशन कंटेन वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। अब जैसे इनके एग्जाम्पल हम डिफाइन करते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलो CH3CCOH प्लस में CH3CCONE, तो ये तो एक साल्ट होगा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, तो एक साल्ट होगा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, और ये हमारे पास क्या होता है? वीक एसिड होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, NH4OH प्लस में NH4Cl, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, जो वीक बेस है और एक साल्ट है जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना होता है। तो इसको हम बोलते हैं एसिडिक बफर और बेसिक बफर। फिर इसके बाद एक पॉइंट आता है भाई, बेस बफर एक्शन क्या होता है? आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए भाई बफर एक्शन क्या होता है, नाम से समझ जाओ, एक्शन मतलब काम कैसे करता है, जो बफर है वो काम कैसे करता है। तो हम इसको डिफाइन करते, डेट प्रॉपर्टी ऑफ बफर सॉल्यूशन विच कांस्टेंट पीएच व्हेन एडेड स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। मतलब बफर सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जिसमें पीएच में कोई भी चेंज ना आए, एक भी चेंज ना आए, तो आप कहोगे वो प्रॉपर्टी बफर सॉल्यूशन की जिसमें पीएच में कोई भी चेंज ना आए जब से स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस ऐड करते, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बफर एक्शन। क्लियर? तो आपको बफर एक्शन के बारे में पता चल गया। अब मेन पॉइंट आता है, बफर काम कैसे करता है। भाई हम अब तक बता रहे हैं कि बफर सॉल्यूशन होता है क्या है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वीक एसिड हो, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया। बफर सॉल्यूशन क्या होता है? एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पीएच कांस्टेंट रहे, जिसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड बेस ऐड करे, तो जिससे पीएच चेंज ना आए। अभी काम कैसे करता है हमें बताना भी तो पड़ेगा भाई, बफर काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं ऐसा बफर, एक सिंगल सब्सटेंस सॉल्यूशन का बफर सॉल्यूशन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम पीछे लिख चुके अमोनियम एसिटेट, मैंने एक अमोनियम एसिटेट का क्या लिया? बफर सॉल्यूशन ले लिया। तो इसमें डिसोसिएशन होता है, तो हमारे पास क्या आता है? CH3CCO नेगेटिव प्लस में क्या आता है? NH4 पॉजिटिव। अब हमने क्या बताया आपको भाई, बफर सॉल्यूशन जो होता है ना, उसका पीएच क्या होता है? कांस्टेंट होता है जब उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस ऐड करते हैं। अब मैं मान लेता भाई मेरे पास ये जो बफर सॉल्यूशन है, इसमें मैं क्या करता हूँ? स्मॉल अमाउंट में एसिड ऐड करता हूँ। मैं इसमें मान लेता हूँ स्मॉल अमाउंट में एसिड ऐड किया, तो जब मैंने एसिड ऐड किया, तो जो मैंने जैसे मान लिया कि HCl ऐड किया, तो HCl का सॉल्यूशन लिया वाटर के साथ, वाटर के साथ HCl का सॉल्यूशन लीजिए, और HCl ने क्या दिया? H पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन। स्मॉल अमाउंट में HCl ऐड किया, तो ये जो H पॉजिटिव आयन है ना, इसके साथ मिलके तो ये रिएक्शन को बैकवर्ड शिफ्ट कर देती है अकॉर्डिंग टू ली चार्टल प्रिंसिपल। जब इसमें ऐड होके ये बैकवर्ड रिएक्शन देगा तो हमें वीक एसिड मिलता है। क्या मिलता है हमें? एक वीक एसिड मिलता है। अब आपको पता चल गया वीक एसिड मिला, तो इसमें जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन थी NH4 की, वो कांस्टेंट रही, उसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ। तो पीएच क्या रहेगा? रेजिस्ट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। भाई आप पीएच में पीछे बता चुका हूँ क्लासेस में, पीएच क्या था? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्सी आयन, पढ़ चुके ना। तो किसी का भी पीएच या चेंज करोगे तो उसमें H पॉजिटिव आयन की संख्या क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए क्वांटिटी। H आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? इंक्रीज होगी। बट इसमें आपने क्या देखा, जब हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड किया, तो ये H पॉजिटिव आयन इस आयन से ऐड होके वीक एसिड देता है, और वीक एसिड में बैकवर्ड शिफ्ट होने के कारण इसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होती है? फिक्स होती है, उसमें क्या होता है? चेंज नहीं आता। तो ये अपने आप क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। उसमें जब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन चेंज नहीं आया, तो पीएच कैसे चेंज होगा? अब मान लेते हैं हम इसमें कोई बेस ऐड कर दे,
कोई हमने बेस ऐड किया, अब बेस ऐड किया तो हमारे पास ये आया। अब आपने देखा भाई जैसे हमने इसमें बेस एसिड ऐड किया तो जो OH नेगेटिव आयन है इनसे मिलके क्या दे देगा, रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट कर देगा अकॉर्डिंग टू ली चैटरलर प्रिंसिपल। क्या कर देगा, रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा। आप इसकी जगह NaOH भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कोई और लो, तो भी यही बनेगा Na पॉजिटिव OH। तो ये इसके साथ मिलके एक वीक बेस देता है। तो आपने देखा भाई वीक बेस है, और दूसरा इसमें OH आयन की कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आया, या हम कह सकते हैं NH4 की आयन की कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आया, सेम रहा। तो जिससे हमने देखा इसकी pH में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो जो बफर सॉल्यूशन होता है वो ऐसे ही वर्क करता है। तो अब आपको पता चल गया भाई बफर सॉल्यूशन कैसे काम करता है। अगर हम उसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस ऐड करते हैं तो ली चैटरल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो हमें रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन देते हैं, जिससे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन या OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं होता, और जिसके कारण उसका pH भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ तक हमने बफर एक्शन का वर्क बताया। अब जो नेक्स्ट क्लास, इसी क्लास में हम आगे डिस्कस करते हैं भाई इनका pH कैसे कैलकुलेट करें। भाई बफर सॉल्यूशन का pH कैसे कैलकुलेट करो, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भाई बफर सॉल्यूशन का हमें pH कैलकुलेट करना पड़ जाए तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्लियर, राइट। तो अब बात करते हैं बफर सॉल्यूशन का pH। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ pH बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन का pH कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब आपको पता चल गया भाई हमारे पास बफर सॉल्यूशन होते हैं दो टाइप के होते हैं, एसिडिक बफर मिक्सर वाला और बेसिक वाला। दोनों सेम है, कोई ज़्यादा सोचने की वाली बात नहीं है। तो हम मान लेते हैं भाई जो एसिडिक बफर मिक्सर होता है उसमें क्या होता है, एक वीक एसिड होता है और एक ऐसा साल्ट होता है जो स्ट्रोंग क्या होता है, स्ट्रोंग बेस होता है, और वीक क्या होता है, एसिड होता है। अब पीछे मैं आपको डिफाइन कर सके तो मैं भी पहले लिख रहा हूँ इसमें पॉइंट पहला वाला कौन सा हमारा, वीक एसिड एंड स्ट्रोंग बेस एंड वीक एसिड सॉल्ट, यही बताया था मैंने। तो हम शॉर्ट फॉर्म इसको बोल सकते हैं एसिडिक बफर, एसिडिक बफर भी कह सकते हैं। तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक वीक एसिड है HA हमारे पास वीक एसिड है, तो इसको वाटर में ऐड करेंगे तो ये क्या देगा, इक्विलिब्रियम देगा। तो यहाँ पर बनेगा H3O पॉजिटिव प्लस में A नेगेटिव। अब हमारे पास एक ऐसा साल्ट सॉल्यूशन है जिसमें वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। अब आपको पता है भाई डिसोसिएशन होगा तो स्ट्रॉन्ग तो बेस देता है और वीक एसिड देते हैं, हम पीछे पर डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ में। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस वाली क्वेश्चन पे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं। तो इस पे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं हम, ये होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। तो यहाँ पर होगा H3O पॉजिटिव A नेगेटिव, और यहाँ पर आ जाता है हमारे पास HA की कंसंट्रेशन, ये आ जाता है। भाई हमें pH निकालने के लिए आपको पीछे पढ़ चुके हैं भाई pH कैसे निकालते हैं, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो हमें हाइड्रोनियम आयन कह दो, H पॉजिटिव एक ही बात होता है। तो हम यहाँ से H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आता है KaHA अपॉन में क्या आएगा A नेगेटिव। अब यहाँ पर एक पॉइंट नोट करो, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। वो क्या नोट करना पड़ेगा, देखो ये हमारे पास साल्ट था, इस साल्ट से हमें क्या मिला, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिला। तो आप इस एक ही जगह इसकी जो वीक एसिड की जो कंसंट्रेशन नहीं रहेगी वो साल्ट की इक्वल रहेगी। तो हम ये कह सकते हो जो वीक एसिड के आयन की जो कंसंट्रेशन रहेगी वो इक्वल तो किसके रहेगी, साल्ट की कंसंट्रेशन की इक्वल रहेगी। हम ये भी लिख सकते हैं। तो हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, KaHA का मतलब क्या हो गया, वीक एसिड अपॉन में क्या रहेगा, साल्ट।
मतलब देखो ब्रैकेट बना रहे तो इसका मतलब क्या होता है, साल्ट की कंसंट्रेशन होता है, इसका मतलब क्या रहेगा, साल्ट की। अब पीएच निकालते हैं तो हम इसकी वैल्यू रखेंगे नेगेटिव लॉग के ए वीक एसिड, इसको ऐसे लिखेंगे, अपॉन में साल्ट ब्रैकेट। अब आपको पता है इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया लॉग के ए प्लस में लॉग ऑफ एसिड कंसंट्रेशन माइनस में लॉग साल्ट की कंसंट्रेशन। आपको पता ही है हमारे पास क्या आएगी, इक्वेशन आएगी, ये इक्वेशन आएगी। अब मैं इसको अगर ओपन करके लिखूं, लॉग के ए क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस में आ जाएगा लॉग एसिड की कंसंट्रेशन, ये प्लस में हो जाएगा लॉग साल्ट की कंसंट्रेशन। तो आपको पता है भाई इसकी जगह तो मैं पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ, पी के ए लिख सकता हूँ, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ लॉग साल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में एसिड की कंसंट्रेशन। तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन के आता है पीएच निकालने का, शॉर्ट फॉर्म। भाई निकालने तो हम कोई सा भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस टाइप से निकालो या वैसे, तो कोई भी इसमें ज़्यादा वो वाली बात नहीं होती है। क्लियर। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसा आप चाहो उस टाइप से इसको आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर जो साल्ट होगा वो ध्यान रखना कंजुगेट बेस का पार्ट होता है। यहाँ पर जो साल्ट होगा कंजुगेट बेस का पार्ट होता है। ऐसे हम इसका सेम टू सेम सॉल्यूशन करेंगे, हम सेम टू सेम सॉल्यूशन करेंगे बेसिक बफर सॉल्यूशन का, बेसिक बफर सॉल्यूशन का। तो सेम पार्ट आपको पता है भाई, बेसिक बफर सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, वीक बेस होता है और एक साल्ट होता है जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का एक मिक्सचर होता है। आपको पता है ये पॉइंट तो है, तो आपको ये पॉइंट तो पता ही है। तो इसके अकॉर्डिंग हम जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो हम इसको देखो पीओएच के अकॉर्डिंग करेंगे, नेगेटिव लॉग ओ एच नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम एक बेस लेंगे ना, देखो बी ओ एच एक वीक बेस लेंगे तो ये हमें क्या देता है, वाटर में ऐड होने पर बी पॉजिटिव प्लस में ओ एच नेगेटिव आयन देगा, क्योंकि हम इसके अकॉर्डिंग इसको लेके चलेंगे तो हमारा ये ज़्यादा बेटर रहेगा इसके अकॉर्डिंग। वो बाद में वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। तो जब इसके अकॉर्डिंग जब हमारे पास आता है पी ओ एच की वैल्यू, तो आपको पता सेम वही वैल्यू आती है पी के बी प्लस में लॉग साल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में बेस की कंसंट्रेशन, वीक बेस की कंसंट्रेशन। अब हमारे पास यही आता है। अब आपको पता है आगे हम डिस्कस कर चुके हैं क्लासेस में, भाई जो पी एच निकालना होता है ये इसका रिलेशनशिप क्या होता है, पी ओ एच इज इक्वल टू 14। तो हम यहाँ पर पी ओ एच की वैल्यू पुटअप कर देंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे पी ओ एच की वैल्यू पुटअप कर देंगे। जब इसमें हमने पी एच निकालना है तो इसको ले जाओ पी एच 14 माइनस में पी ओ एच, ये भी रख सकते हैं हम। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे 14 माइनस में पी के बी माइनस, इसको ऐसे रख लेते हैं, प्लस लॉग साल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में बेस की कंसंट्रेशन। हम इसको ऐसे पुटअप करेंगे, बट जब इसका माइनस अंदर की तरफ करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 14 माइनस में पी के बी, माइनस करेंगे तो अगर इसको हम प्लस रखें तो इसकी वैल्यू चेंज कर दो बस, और कुछ नहीं होगा। ऊपर बेस की कंसंट्रेशन आ जाएगी और नीचे क्या आ जाएगा, साल्ट की। कई बच्चे सोच रहे हो सर ने ये क्या किया, बेटा देखो यहाँ पर अगर हम माइनस करते तो माइनस आता, तो मैंने इन टर्म को बदल दिया, बेस को ऊपर ले गया साल्ट को नीचे, तो हमारा साइन पॉजिटिव हो गया क्योंकि साइन इंटरचेंज हो गया। आप इन दोनों की जगह आप लिख सकते हो पी के बी ए, आप इन दोनों की जगह लिख सकते हो पी के ए, और प्लस में क्या आएगा लॉग बेस की कंसंट्रेशन अपॉन में साल्ट की कंसंट्रेशन। तो आप इस फॉर्मूले से भी
पीएच कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था आपका बफर सॉल्यूशन का पीएच कैलकुलेट करने का फॉर्मूले। इसके बाद एक और आता है बफर कैपेसिटी या बफर इंडेक्स। बफर कैपेसिटी कह दो या बफर इंडेक्स कह दो, ये क्या होता है बफर इंडेक्स या बफर कैपेसिटी। तो हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ मोल एसिड और बेस एडेड इन बफर सॉल्यूशन चेंज पीएच। भाई किसी बफर सॉल्यूशन में एक पीएच को चेंज करने के लिए हम कितने अमाउंट में या कितने मोल एसिड बेस के ऐड करें 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में। सिंपल सी लैंग्वेज में आप ये कह सकते हो, भाई हमारे पास जो बफर सॉल्यूशन है उसका पीएच 4 है, अब मैं उसका पीएच 5 या 3 करना चाहता हूँ, तो मैं 1 लीटर बफर सॉल्यूशन कितने मोल एसिड और बेस के ऐड करूँ जिससे उसका पीएच 1 पॉइंट क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो उसी को हम बोलते हैं बफर कैपेसिटी। उसको हम क्या बोलेंगे, बफर कैपेसिटी कहते हैं। तो लास्ट इसमें क्लास एक टॉपिक रहता है, इंपॉर्टेंस इसी भी करा देते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस होती है बफर सॉल्यूशन की बायोलॉजिकल देखा जाए तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि जो ह्यूमन ब्लड होता है, एनिमल ब्लड होता है, उसका पीएच बफर सॉल्यूशन होता है, उसका पीएच क्या होता है, फिक्स होता है। सॉरी मैं भूल गया कहना, जो ह्यूमन बीइंग होती है, एनिमल होते हैं, उनका जो ब्लड होता है वो एक बफर सॉल्यूशन होता है। मतलब जो ह्यूमन ब्लड एनिमल का पीएच क्या होता है ब्लड का, वो फिक्स होता है। और वैसे भी आपको बता देता हूँ, एक ह्यूमन ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है। एक ह्यूमन ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, और बस वो बफर सॉल्यूशन होता है। वो क्या होता है, बफर सॉल्यूशन होता है। इसी के कारण हम कोई भी स्पाइसी फूड खा सकते हैं। नहीं तो अगर सोच के देखो, हम अगर हमारा जो ब्लड है वो बफर सॉल्यूशन ना हो, अगर हमने कई बार ज़्यादा एसिड खा लिया तो हमें उसके साथ बेस भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें ब्लड को क्या रखना है, न्यूट्रल रखना है। हमें ब्लड को क्या रखना पड़ेगा, न्यूट्रल रखना पड़ेगा। अगर हमने ज़्यादा बेस खा लिया तो थोड़ा एसिड लेना पड़ेगा जिससे वो न्यूट्रल रहे। बट हमारा जो ब्लड है वो बफर सॉल्यूशन है, अगर उसमें स्मॉल अमाउंट में एसिड और बेस ऐड हो जाता है तो उसके पीएच में कोई भी चेंज नहीं आता। इसलिए हम वैरायटी टाइप के फूड को डाइजेस्ट कर सकते हैं या हम खा सकते हैं वैरायटी टाइप ऑफ फूड को। इसका मेन रीज़न यही होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो आपके क्वेश्चन होता है, भाई जो ह्यूमन ब्लड होता है वो हमारा एक बफर एक सॉल्यूशन होता है, वो किसके कारण होता है। तो उसमें 2 अमाउंट प्रेजेंट होती है, एक होती कार्बोनिक एसिड और एक बायोकार्बोनेट। उसी के कारण ह्यूमन जो ब्लड होता है वो बफर सॉल्यूशन होता है। फिर से बता रहा हूँ, ह्यूमन ब्लड जो बफर सॉल्यूशन होता है वो 2 रीजन से होता है, 2 कंपोनेंट के मिक्स होने से होता है, एक तो कार्बोनिक एसिड और एक बायोकार्बोनेट से। क्लियर। अगला आता है इसका इंपॉर्टेंस या यूज इंडस्ट्रियल प्रोसेस में। भाई हमारे पास बहुत सी इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, मैन्युफैक्चर ऑफ लेदर है, फोटोग्राफिक प्लेट है, या मटेरियल कलर है। उन सभी में हमारे पास बफर सॉल्यूशन का यूज होता है। या ये कह सकते हैं जो फूड प्रिजर्वेटिव होते हैं उनमें भी हम बफर सॉल्यूशन का यूज करते हैं। दूसरा इनका यूज होता है बेटा एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है बेटा किसी सब्सटेंस को फाइंड आउट करना, उसमें साल्ट को फाइंड आउट करना। और तीसरा इसका जो सबसे ज़्यादा यूज होता है बैक्टीरियोलॉजिकल रिसर्च। जब हम बैक्टीरिया की रिसर्च करते हैं, उसके पर्टिकुलर पीएच और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही स्टडी करते हैं, तो वहाँ पर भी हमारे पास पीएच वाला सॉल्यूशन फिक्स होना चाहिए। और जिसका पीएच फिक्स होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज होता है कैलिब्रेशन ऑफ पीएच मीटर। एक हमारे पास पीएच मीटर होता है। पीएच मीटर हमें ये बताता है कि किसी सॉल्यूशन का कितना पीएच है, उसका पीएच क्या है। तो उस जो पीएच मीटर होता है वो रीडिंग एक्यूरेट दे, रिजल्ट एक्यूरेट दे, तो उसको कैलिब्रेट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बफर सॉल्यूशन। उस बफर सॉल्यूशन से हम उस पीएच मीटर को क्या करते हैं, कैलिब्रेट करते हैं। तो ये था आज की क्लास का हमारा टॉपिक, बफर सॉल्यूशन। मेरे हिसाब से आपको अच्छा लगा होगा। ओके।